किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत का केंद्रीय बजट केवल कमाई और खर्चों का लेखा जोखा नहीं है। यह देश की आर्थिक सोच और नीतिगत दिशा का आईना भी है। आज उसी पर चर्चा होगी आपके पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। मैं हूं सुरेश मनचंदा और 1 फरवरी 2026 देश का स्वतंत्र भारत का 80वां बजट पेश होने जा रहा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कृषि केंद्र में क्या बदलने वाला है। मेरे साथ इस समय पर खास मेहमान राजेश पहाड़िया जी इस समय पर मेरे साथ में मौजूद हैं। राजेंद्र अरोड़ा जी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जीएसटी पर खास पकड़ रखते हैं, टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है राजेंद्र जी। धन्यवाद। सुमित गुप्ता जी इस समय पर मेरे साथ में है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की नब्ज इनके हाथ से बचती नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट्स की नब्ज ये टटोलते रहते हैं। इस समय पर एक्सपोर्ट्स क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के और भारत का कृषि बाजार क्या कहता है। स्वागत है आपका सुमित जी। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं सुमित जी, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो इस समय पर रीढ़ मानी जा रही है वो है एक्सपोर्ट्स। देश मानता है कि इस समय पर जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो 52 लाख करोड़ रुपए का जो आपका एग्री एक्सपोर्ट इस समय पर है उसको बढ़ा करके 100 अरब डॉलर का करना है। क्या आपको लगता है कब तक ये मुमकिन है और इस बजट के अंदर में ऐसा क्या होना चाहिए? बतौर मैं अगर मानूं कि आप अगर मान लीजिए कि वित्त मंत्री होते तो आप उस 100 अरब डॉलर को अचीव करने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाते? अगर आज हम देखें, आज हमारी जनसंख्या लगभग 145 करोड़ के आसपास है। हमारे देश के किसान ने बहुत अच्छा काम किया है। हम 97% सेल्फ सफिशिएंट है। मोटा मोटी हमारा, अगर मैं गलत नहीं हूं, हमारा इंपोर्ट 35 बिलियन के आसपास है डॉलर में और एक्सपोर्ट 50 बिलियन के आसपास है। सो मोटा मोटी हम ट्रेड सरप्लस है भी एग्रीकल्चर के। ठीक है। परंतु अगर हम चाइना को देखें इसी सामने, मैं चाइना का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो आपको एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। और आज हमको अगर 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो हम एक्सपोर्ट लेड या इंपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं बन सकते, हमको डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमी बनना है। वो डोमेस्टिक डिमांड लेड अगर इकोनॉमी बनना है तो कैसे बनेंगे? सबसे पहली शुरुआत होती है फूड के साथ। अब मैं इसको नंबर्स में पुट करता हूं क्योंकि बजट नंबर्स का ही लेखा जोखा है। आज हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक है। एग्रीकल्चर 16 से 17% हुआ, मोटा मोटी 600 बिलियन के आसपास। आज हमारे 600 मिलियन लोग लगभग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो उनकी पर कैपिटा इनकम 800 से $1000 पर ईयर हुई, एज अगेंस्ट पर कैपिटा ऑफ $2500 फॉर कंट्री वाइड। दैट मीन्स उनका जो इनकम है काफी कम है सर्विस क्लास के मुकाबले। ठीक है। नाउ इसी नंबर को हम एक्सटेंड करते हैं और गवर्नमेंट नंबर्स को ही लेते हैं। विकसित भारत $30 बिलियन बाय 2047। कितने साल हैं हमारे सामने? 20 साल हैं, लगभग 22 साल हैं। उसमें अगर हम चाइना का नंबर लेते हैं, 8% उनका जीडीपी का शेयर है एग्रीकल्चर से, तो 30 ट्रिलियन पे हमारा भी 2.4 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। तो 600 से 2.4 ट्रिलियन डॉलर की जर्नी जो 4 गुना की है वो आपको अगले 20 साल में तय करनी है। ओके। जो हमने इंडिपेंडेंस से 1997 तक तो हमने कोई जर्नी तय ही नहीं की, जो की है 1997 से 2025 के बीच में की है। लेकिन उसका फूड डिमांड के लिए क्या मतलब है? आज हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोटा मोटी 65% के आसपास है। 65 का 50% लगभग फूड के ऊपर है। तो हमारा फूड एक्सपेंडिचर ऑफ आवर टोटल जीडीपी इज अराउंड 1.2-1.5 ट्रिलियन डॉलर। नंबर्स कैन वेरी। अच्छा, ओके। और आगे आने वाले समय में अगर हमको 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो हमारा फूड एक्सपेंडिचर ऑन 70% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 30 ट्रिलियन, उसका हमारा घट के 25% रह जाएगा। तो दैट विल बी अराउंड 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स मोटा मोटा। तो उस नंबर के हिसाब से हमारा फूड जो कंजम्पशन है वो यहाँ से 4 से 5 गुना बढ़ना है। ये
ऑन इट्स ओन नहीं बढ़ सकता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, तो वैल्यू बढ़नी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक्सपोर्ट का सवाल पूछा था। आज हमारा 350 मिलियन टन का लगभग ग्रेन्स का प्रोडक्शन है, उसमें से 250 मिलियन टन तो वीट और राइस ही है। वीट हम एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते, राइस हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, और बाकी जो 100 मिलियन टन है उसमें दालें हैं जिसके हम नेट इंपोर्टर हैं, ऑयल सीड जिसके हम नेट इंपोर्टर हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए, आज हमको एक्सपोर्ट से ज़्यादा फोकस अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को बना के बेटर न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी इसमें देश में देने की ज़रूरत है। तो हमारे जो टारगेट हैं वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं होने चाहिए, हमारे टारगेट हमारे न्यूट्रिशन ड्रिवन होने चाहिए कि कैसे इस बजट के थ्रू हमारी पर कैपिटा प्रोटीन कंजम्पशन बढ़े, कैसे इस बजट के थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी बढ़े। उसका भी एक कारण है, मैं समराइज करता हूं इसको। ठीक है। क्यों? अगर हमको विकसित भारत बनना है तो हमको हेल्दी भारत बनना है, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे। और जब तक हम ह्यूमन पोटेंशियल इस देश का हम पूरी तरह अचीव नहीं कर सकते, जब तक सबके पास पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। पौष्टिक भोजन के ऊपर पे भी मैं आऊँगा, ये मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा। मैं राजेश जी आपसे पूछना चाहूँगा, जो सवाल मेरा सुमित जी से भी रहा, 100 अरब डॉलर की इकोनॉमी को, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को हमें अचीव करना है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर के अंदर में ये कंपोनेंट्स हमारे अगर ऐड ऑन हो जाएं तो निश्चित तौर के ऊपर पे ये अचीवेबल है? देखिए, टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, बट इसको चैनलाइज करने के लिए हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, गवर्नमेंट को भी हम लोगों को इक्वली हेल्प आउट करना पड़ेगा। अब जैसे अपने लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, हमारे पास में एक मल्टीपल पोर्ट्स हैं, बट उस पर्टिकुलर पोर्ट्स के अंदर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लेके क्या लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उस पर क्या सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में क्या बेनिफिट्स मिलना चाहिए, वो सारी चीजें एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में गवर्नमेंट को कंसिडर करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जैसे सुमित जी ने कहा कि भी हमें पेट तो भर चुके हैं लेकिन अब पोषण की बारी है। इसी चीज को लेते हुए पूरा वर्ल्ड जो है सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने करीबन 22 मिलियन टन के आसपास में नॉर्मल चावल और बासमती और नॉन बासमती एक्सपोर्ट किया। उस समय में 18 अलग रकम के और प्रोडक्ट भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए। उसी चीज को टारगेट में मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्शन का नंबर तो बढ़े ही बढ़े, साथ साथ में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़े, और हमें हाई वैल्यू को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ज्यादा मार्केट होंगे, हमारे को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगी। जबकि हम लोग एज इट इज वेयर इज बेसिस पे राइस बनाया, एक्सपोर्ट कर दिया, मिलेट खरीदा, मिलेट एक्सपोर्ट कर दिया, व्हाई नॉट मिलेट एंड मिलेट के प्रोडक्ट्स, व्हाई नॉट राइस एंड राइस से प्रोडक्ट्स। तो उस चीज की वैल्यू एडिशन बढ़ेगी तो शायद हम लोग उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए और ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। क्वांटिटी हम लोग को नहीं बढ़ानी पड़ेगी और वैल्यू हमारी साथ साथ में बढ़ जाएगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं फूड प्रोसेसिंग की तरफ अगर इसको मेन फोकस किया जाए और वैल्यू एडिड जो है एडिशंस करके इसको मार्केट के अंदर में ले जाया जाए तो ये शायद वैल्यू वाइज आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देगा। एब्सोल्युटली, वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ। और आपकी ब्रांडिंग भी बढ़ेगी इसके अंदर में। हाँ, ठीक है। मतलब कि इंडिया जो है कोई कॉमन चीजें सप्लाई नहीं करता, वो वैल्यू एडेड न्यूट्रिशनिस्ट प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर ब्रांड सप्लाई करता है। आज हमारे ही प्रोड्यूस को प्रोसेसिंग करके अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया मार्केट के अंदर में रिटेलर्स अपने ब्रांड से बेचते हैं, और उसकी जो ब्रांड की उनको वैल्यू मिलती है वो 2x 3x होती है ऑलमोस्ट। ओके। तो उस चीज के लिए क्यों ना हम लोग उसके लिए अग्रसर हों, और उस चीज की तरफ हम लोग अग्रसर होके क्वांटिटी भले ही नहीं बढ़ी एक्सपोर्ट की, क्योंकि एज इट इज जैसे सुमित ने बताया कि हम लोग 145 करोड़ की आबादी की तरफ है, तो खपत और बढ़त दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो खपत भी बढ़ेगी, हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, लेकिन इसमें क्वालिटी और ऐड ऑन करनी पड़ेगी। और क्वालिटी न्यूट्रिशन वैल्यूज कैसे ऐड ऑन करेंगे इस पर मैं आऊँगा। राजेंद्र जी, टैक्स अभी हाल फिलहाल के अंदर में एक्सपोर्ट्स बढ़े और जीएसटी को लेकर के सरकार ने बड़े अहम कदम उठाए, और जीएसटी की बहुत सारी एग्री कंपोनेंट्स के अंदर में, मुझे याद है आपके साथ ही मैंने वो शो भी किया था दूरदर्शन किसान के ऊपर ही, कि जो ट्रैक्टर हो, इनपुट्स हो एग्री, तो वहाँ पर जीएसटी के अंदर में काफ़ी रिलैक्सेशंस आई और बहुत सारी कमोडिटीज़ के ऊपर तो जीएसटी ख़त्म भी हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि बतौर वित्त मंत्री अगर आप होते तो इस समय पर इस बजट के अंदर में ऐसा क्या होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है उसका एक तो परसेंटेज टोटल जीडीपी के अंदर में इंक्रीज कर जाए,
और दूसरा एक्सपोर्ट्स की तरफ जो पूरा एग्रीकल्चर है वो मूव करे। आज हमारी सरकार को, हमारी रेवेन्यू मिनिस्ट्री को उन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, मतलब सिंप्लीफाइड टैक्सेशन पॉलिसीज होनी चाहिए, फिक्स्ड टैक्सेशन पॉलिसीज होनी चाहिए, रीजनेबल टैक्सेशन पॉलिसीज होनी चाहिए। मैं एक डाटा आपको देता हूँ जीएसटी का, क्योंकि जीएसटी का आदमी हूँ। सर, हमारा लगभग 82 से 85% रेवेन्यू जो है वो केवल 6% टैक्स पेयर से आता है। ओके, मतलब 85% रेवेन्यू जीएसटी का केवल 6% टैक्स पेयर से आता है, और 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो केवल 11% टैक्स दे रहे हैं। और हम पॉलिसीज जो बना रहे हैं, जो इफेक्ट कर रही है, वो 90% लोगों को इफेक्ट कर रही है। अगर हम केवल 6% लोगों पर ही ध्यान दें तो हमारा जो है रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हमारी सरकार की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी है वो भी पूरी हो जाएगी। बट सो फार एज, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड शो है, तो हमने जीएसटी 2.0 में बहुत सारी चर्चाएं की थी कि बहुत सारे रेट्स को 18 से 5 कर दिया, 12 से 5 कर दिया, बहुत सारे रेट्स को हटा दिया। उसके बाद हमने जब दिवाली देखी सर, तो दिवाली पे जो पिछले साल का रेवेन्यू था और इस साल का जो रेवेन्यू उस महीने का दिवाली, क्योंकि दोनों महीनों में नवंबर में आई, दोनों सालों में, तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ गया। रेट को कम होने के बावजूद हमारा सरकार का रेवेन्यू जीएसटी से बढ़ गया। मैं समझता हूं सर कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है, जिसमें हमारी 18% 17% जीडीपी है, 60% लोग हमारे लगे हुए हैं, लगभग 55 से 60%। तो मैं फिर से आऊंगा कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का हम बजट एलोकेशन करने जा रहे हैं इस साल एग्रीकल्चरल पे। तो जैसे कि अभी हमारी रूम से बाहर बात हो रही थी कि हम इंद्र देवता पर निर्भर हैं, तो क्यों ना इरिगेशन फैसिलिटीज पर भी हम कुछ इस तरह का काम करें कि हम ड्रॉट ईयर हो या फुल बारिश का साल हो, हमें पानी के लिए इंद्र देवता की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े, पहली बात। सो फॉर एज टैक्सेस आर कंसर्न सर, हमने बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी रैशनलाइज कर दिया है। पेस्टिसाइड का आपको मैंने बोला, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेस्टिसाइड पर 18% टैक्स है अभी, उसको भी 5 कर देना चाहिए। ठीक है, आप बिकॉज आप एक्सपर्ट्स हैं, आप साइंटिस्ट लोग हैं, तो आप नहीं चाहते कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कृषि में ज्यादा हो, ताकि उर्वर जो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंफीरियर ना हो बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड। लेकिन क्योंकि अरोड़ा जी, सरकार, देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने तो 3 साल पहले ही लाल किला की प्राचीर से ये कहा था कि अभी पेस्टिसाइड का प्रयोग जो है वो कम से कम किया जाना चाहिए। अभी सुमित जी ने कहा न्यूट्रिशन वैल्यूज बढ़नी चाहिए। तो अगर न्यूट्रिशन वैल्यूज को इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली उसमें आपको केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के यूज को नीचे लेकर के आना पड़ेगा, काफ़ी कम करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर पे। हालांकि मैं सुमित जी के पास में जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा थ्रेट भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करेंगे उतने ही रिजेक्शंस आपके इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में बढ़ेंगी। वो देख भी रहे हैं, शायद इंडस्ट्री फेस भी कर रही है। सर, एक जो फर्टिलाइजर के ऊपर जो बात थी, पिछली बार इन्होंने फर्टिलाइजर का रेट, इनपुट का रेट कम किया, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास जो एक्स्ट्रा इनपुट था वो अब रैशनलाइज हो जाएगा। लेकिन सरकार को इस बजट में वो पॉलिसीज लानी चाहिए कि उनका जो एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है उसका उन्हें रिफंड दे दें। डेफिनेटली इस पर भी चर्चा करूंगा। लौटेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा जारी है, जानने की कोशिश करेंगे इस बजट के अंदर में क्या कुछ ऐसी भी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं जिससे कुछ फसलों के दाम भी बढ़ जाएं, किसानों को अच्छा रेवेन्यू भी मिले। जानेंगे ब्रेक के उस पार। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। बजट 2026 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। क्या है उम्मीदें, किसानों को क्या मिलेगा, गांवों को क्या मिलेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था गांव से ही चलती है। और इस बार का जो बजट है निश्चित तौर के ऊपर पे गांव का और किसान का होने वाला है। सुमित जी, ये तो बात लगभग कमोबेश दिखाई देती है कि जो इस बार का जो बजट है वो किसान का और खेत का रहेगा।
और गांव का रहेगा, क्योंकि सरकार इस चीज़ को जान रही है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में जाना है और आगे बढ़ना है तो किसानों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे, वो विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। तो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की आपने ब्रेक के पहले बात की कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ इसके अंदर में आनी चाहिए, जो कि संभव है फर्टिलाइजर से, और फर्टिलाइजर्स और इनपुट्स क्या उनके पास में जा रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके की पॉलिसीज आपको लगता है कि होनी चाहिए इस बजट के अंदर में? अभी और क्या लगता है आपको कि एग्रीकल्चर के अंदर में वेस्टेज को रोकने के लिए ये पॉलिसीज, रूरल डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिसीज? अगर आप किसी भी कंट्री का ग्रोथ पाथ चार्ट करेंगे तो वो एग्रीकल्चर से ही गुजरता है। लेकिन हमने ना आज तक एग्रीकल्चर के बारे में बात की है, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ किया नहीं। बिकॉज जब आप ग्रोथ सब्सिडी से करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर देते हैं। यू डोंट गिव एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू प्राइवेट इंडस्ट्री। ओके। और किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। आज हमारा R&D स्पेंड पूरे देश का 0.7% है, उसका 70% सरकार करती है, 20% 30% प्राइवेट करता है। ओके। अब आपने बोला कि हमको क्या चाहिए ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर में। हमारी सोयाबीन की ईल्ड 2000 में भी 1 टन थी, 2025 में भी 1 टन है। हमारी तुअर की ईल्ड इंडिपेंडेंस के आसपास ज्यादा थी, अब कम है। हमारी जो ईल्ड के अंदर चेंज आया गेहूं और चावल में आया, वो डोमिनेंटली इरिगेशन और इनपुट्स के कारण आया। एंड प्रोग्रेसिव किसान है, उसके कारण बहुत अच्छा चेंज आया। हमारे किसान ने बहुत अच्छा काम किया, सेल्फ सफिशिएंट है। आज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत दुनिया के मुकाबले बहुत पीछे रह गया है, नंबर 1। तो हमारे को इस बजट में रिसर्च और डेवलपमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। सीड, इनपुट मैनेजमेंट, सॉइल टेस्टिंग, क्वालिटी ऑफ सॉइल टेस्टिंग, उसके उपरांत कि उसके अंदर कैसे हम AI टूल्स, IoT को इस्तेमाल करके कैसे हम एक प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ बढ़े। जो हमारी छोटा लैंड होल्डिंग है उसके बावजूद हम टेक्नोलॉजी और किसान को मिला के एक ऐसा मिश्रण बनाए जो ग्रोथ ओरिएंटेड है। अब इस चीज को मैं एक पॉजिटिव एंगल से लाते हुए बोलता हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा आज बिलियनर्स ना मैन्युफैक्चरिंग से बन रहे हैं। और फूड एक ऐसा सेक्टर है जो हर पार्ट ऑफ लाइफ को टच करता है। मेरा ये मानना है हमारे आज फाइनेंस मिनिस्टर के पास अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर को पॉलिसी ड्रिवन सरकारी क्लचेस से छोड़ के एक सामंजस्य बना के, जहां पर हमारे देश के नेक्स्ट राउंड ऑफ बिलियनर्स केवल फूड प्रोसेसिंग से आने वाले हैं। किस इंडस्ट्री से? जिसमें वैल्यू एड है, जैसे मिल्क, फीड, पोल्ट्री, श्रिम्प, ऑर्गेनिक, ब्रांडिंग, मखाना, इन सब चीजों से हमारे देश के नेक्स्ट राउंड ऑफ बिलियनर्स आने वाले हैं। बिल्कुल, इसीलिए सरकार ने मखाना बोर्ड भी बनाया है और उसके ऊपर पे लगातार काम चल रहा है। राजेश जी, जो सुमित जी ने कहा, चूंकि प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्शन के अंदर में चावल की ही अगर मैं बात करूं तो भारत चीन को पीछे छोड़ करके भारत इस समय पर नंबर 1 हो गया। 1500 लाख मीट्रिक टन का चावल का प्रोडक्शन। अब इसका एक्सपोर्ट भी अगर मैं देखूं तो क्वांटिटी वाइज इस बार एक्सपोर्ट ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट के जो सिनेरियोज हैं उसके कारण रियलाइजेशन। हाँ जी, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित तौर के ऊपर पे काफी थ्रस्ट दिया है गवर्नमेंट के ने। ओवरऑल अगर सिनेरियोज को देखें तो यहां से आपको ग्रोथ स्टोरी क्या दिखाई देती है? किन बदलावों की आप तस्दीक करते हैं? निश्चित रूप से बासमती और नॉन बासमती दोनों वैरायटीज मिला के आज ग्लोबल ट्रेड का ऑलमोस्ट 46% मार्केट इंडिया केटर करता है। तकरीबन बासमती और नॉन बासमती दोनों मिला के करीबन 158 कंट्रियों के अंदर में भारत का चावल निर्यात हो रहा है। उस निर्यात के हेतु बासमती की तो वैल्यू हम लोग, चूंकि एक मोनोपोलाइज चीज है, एकमात्र कंपटीटर है पाकिस्तान, उसके अलावा कोई दूसरा कोई कंपटीटर नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उसमें हमारी एक अच्छी वैल्यू की रियलाइजेशन होती है। बट जो कॉमन नॉन बासमती की वैरायटी है उसके अंदर में हमें मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कंट्रीज लाइक अपना वियतनाम हो गया, म्यांमार है, कंबोडिया है, और फिर ऊपर से पाकिस्तान है। इन लोगों ने प्लस सबसे बड़ी जो कंपटीशन जो आती है वो आ रही है सेल्फ सफिशिएंसी की। लोकल गवर्नमेंट अफ्रीका के अंदर में उनका चावल के प्रोडक्शन की कॉस्ट 2.5 गुना 3 गुना है,
बट उसके बावजूद भी वो सेल्फ सफिशिएंसी के नाम पे इंपोर्ट को कम प्रायोरिटी देते हैं और वो चाहते हैं कि भी उनकी लोकल इंडस्ट्री ग्लोर करे। सर्टेनली इसकी वजह से क्या हो गया कि एक प्राइस के ऊपर में एक सप्रेशन आया। क्वांटिटी हमारी ऑलमोस्ट 21 to 22 मिलियन टन जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, 46 to 48% का हमारा ग्लोबल ट्रेड शेयर रहेगा, बट उसकी हमारी जो वैल्यू की रियलाइजेशन है डॉलर टर्म्स में या रुपी टर्म्स में वो बहुत कम हो गई है। तकरीबन अब जब हमारे 20% की ड्यूटी लगी हुई थी तो वही $600 का चावल इंडिया से लोगों को सस्ता लगता था और आज वही $350-400 का चावल उनको महंगा लग रहा है। ठीक है। कंपैरेटिवली एमएसपी की जो प्राइसेस उस समय जो थी प्लस ड्यूटी था 20% का, वो उस समय की प्राइसेस में आज की तारीख में तकरीबन 20% यानी कि $100 का डिफरेंस है। बट बायर जो है बायस्ड है कि भाई कि आज मार्केट कंबोडिया का 350 है, पाकिस्तान 345 है, या आई कैन नॉट बाई यू मोर देन दैट। तो लेकिन इनको इन सब चीजों के बावजूद भी कहीं से भी किसी भी हाल में इंडिया का ग्लोबल शेयर पर्टिकुलरली राइस में नॉन बासमती के अंदर में कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। वो क्वांटिटी 46 to 48% कहीं से भी कोई सरप्लस आना नहीं है, तो वो अपने मेंटेन करके चलेंगे। ये बढ़ेगा अभी परसेंटेज? सर इस साल का तो मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, बट मुझे जहां तक लगता है कि भाई 20-21 के आसपास में हम लोग टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जीएसटी कौन से ऐसे एग्री प्रोड्यूस हैं या एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स हैं जहां पे आपने पेस्टिसाइड का नाम लिया, हालांकि मेरे विचार उससे थोड़े से भिन्न है पर्सनली व्यक्तिगत तौर के ऊपर पे, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं टैक्स को देखते हुए कि यहाँ पर टैक्स को थोड़ा सा कम कर दिया जाए ताकि किसान के पास में वो बेनिफिट जो है वो पहुँचे? सर ऑलमोस्ट सारी रैशनलाइजेशंस रेट की जो हैं वो ऑलरेडी 2.0 जीएसटी 2.0 में 22 सितंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हो गई। एक पेस्टिसाइड वाला इशू और एक फर्टिलाइजर में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक पड़ा है कंपनीज का, अगर वो उसकी पॉलिसी काउंसिल ले आए और वो उनको पैसा दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर प्राइजेस में इमीडिएट रिडक्शन और बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो है आने की उम्मीद है। दिस इज वन पार्ट। ओके। अनदर पार्ट कि जैसे ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर पार्ट्स हैं, टायर्स हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, इन सब के रेट्स जो हैं ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं। और वो अब क्या है सर, अभी सितंबर वाला क्वार्टर अब दिसंबर में ख़त्म हुआ तो सिर्फ समझिए 2 महीने का ही इम्पैक्ट आया। इस समय उतनी ज़्यादा खरीदारी इन सब प्रोडक्ट्स की बजाय कंज्यूमर गुड्स पे हुई, तो इम्पैक्ट जो है आपको सर अगले क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर में आपको इम्पैक्ट नजर आएगा कि एक्चुअली जो परचेजिंग पावर है एग्रीकल्चरिस्ट की वो बहुत इंप्रूव हुई है इन द सेम वैल्यू, और फिर जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। दूसरा जो वो एक 3Ds चल रहा है सर, जो मुझे ऐसा लगता है कि बजट में उसके ऊपर बहुत सारी, जैसे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पेटी ऑफेंसेस बाय द एग्रीकल्चरिस्ट, देन डीरेगुलेशन, और जो है ये सब जो है इसके ऊपर, ये 3Ds के ऊपर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंडिचर होगा जिसकी वजह से एग्रीकल्चरिस्ट को डायरेक्ट इम्पैक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट होने की उम्मीद है। यहाँ वक्त हो गया है विदा लेने का क्योंकि टाइम का बड़ा यहाँ पर कंस्ट्रेन है। सुमित जी आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरोड़ा जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियाँ शेयर की। उम्मीद है ये बजट निश्चित तौर के ऊपर पे किसानों का बजट, गांव का बजट, ट्रेडर्स का बजट और एग्रीकल्चर का निश्चित तौर के ऊपर पे ये बजट रहने वाला है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।